मैं अब्दुल करीम एग्ज़ाम ओरिजिन्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन छोटा अखबार सीरीज़ के माध्यम से करेंगे। इस सीरीज़ का संचालन प्रतिदिन सोमवार से शनिवार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में किया जाएगा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आइए हम पढ़ते हैं पहले समाचार की ओर। हाफ लॉन्ग हिंदी देने और लेने का एक स्पष्ट उदाहरण है। प्रासंगिकता, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। समाचार, पूर्वोत्तर भारत के हाई स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के केंद्र के कदम के बीच असम के एकमात्र हिल स्टेशन से जुड़ी एक देशी हिंदी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। हिंदी यात्रा का इतिहास। 1800 के दशक के अंत में हिंदी मुख्य रूप से पहाड़ी रेलवे प्रणाली पर काम करने वाले व्यापारियों और निर्माण श्रमिकों के माध्यम से दीमा हसाओ तक पहुंची, जिसे पहले उत्तरी कछार हिल्स कहा जाता था। 1899 में जब रेलवे लाइन पूरी हुई, तब तक गैर आदिवासी बसने वालों और पहाड़ियों में विविध स्वदेशी समुदायों ने अपना आपस में संवाद करने के लिए एक मिश्रित भाषा विकसित की। इसे हाफलॉन्ग हिंदी के रूप में जाना जाने लगा, जिसका काम उस जिले के मुख्यालय के नाम पर रखा गया जहां दिमासा लोग प्रमुख समुदाय हैं। विशेषता, हाफ लॉन्ग हिंदी तिब्बती बर्मन व्याकरण का अनुसरण करती है, हिंदी व्याकरण का नहीं, और इसमें नेपाली और बंगाली से शब्दों को जोड़ा गया है। इसमें एक समान बहुवचन मार्ग है और हिंदी की तरह संख्याओं का उपयोग नहीं करता है। हिंदी को थोपने के प्रभाव। कुछ भाषाविदों को लगता है कि मानकीकृत हिंदी को स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में आगे बढ़ाने से पूर्वोत्तर में शिलांग हिंदी जैसे रूपों की सांसारिकता प्रभावित हो सकती है, जो कि पिजनी नहीं बल्कि अनौपचारिक हिंदी है और आदिवासी भाषाओं के साथ युद्ध अरुणाचली हिंदी है। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट तेज और स्पष्ट है। प्रासंगिकता, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली। समाचार, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि लाउड स्पीकरों के उपयोग और समय को नियंत्रित करने वाले उसके निर्णय कानूनी सिद्धांत पर आधारित थे कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय का दृष्टिकोण, शोर नागरिकों के शांति से रहने और जबरन श्रोता बनने से खुद को बचाने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है। अदालत ने अपने 2005 के फैसले में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी जो भी धर्म या उद्देश्य हो, अपने स्वयं के परिसर में भी शोर पैदा करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जो उसके परिसर से परे भी सुनाई देगा और पड़ोसियों या अन्य लोगों के लिए उपद्रव का कारण होगा। अदालत ने समझाया कि कोई भी लाउडस्पीकर की मदद से अपने भाषण की ध्वनि को बढ़ाकर शोर पैदा करने के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। श्रीलंका के उपयोग योग्य भंडार नगण्य है। वित्त मंत्री। प्रासंगिकता, भारत और उसके पड़ोसी संबंध। समाचार, श्रीलंका का उपयोग करने योग्य विदेशी भंडार घट के $50 मिलियन हो गया है। इसलिए नकदी की कमी वाले द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता की प्रतीक्षा है, जिसके आने में 6 महीने तक का समय लग सकता है। वित्त मंत्री की टिप्पणियां। तरल भंडार या प्रयोग करने योग्य भंडार $50 मिलियन से कम है। श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की विकट स्थिति की सरकार की नवीनतम स्वीकृति में 1948 में स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब मंदी देखी जा रही है। अब तक उपयोग करने योग्य तरल भंडार नगण्य स्तर पर है, जिससे ईंधन, एलपीजी गैस और फार्मास्यूटिकल्स सहित अन्य वस्तुओं के आयात पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। पतन, जहां श्रीलंका का संकट कम से कम 2 साल से बना हुआ है, वहीं इस साल अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर तेज हो गया है। आंदोलनकारी
नागरिक सत्ताधारी सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जिसे वे मंदी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2022 की पहली तिमाही में चाय का निर्यात घटकर 63.7 मिलियन किलो रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 69.8 मिलियन किलो था। अप्रैल में पर्यटकों का आगमन लगभग आधा हो गया, जैसा कि श्रीलंका आवश्यक वस्तुओं के आयात डॉलर के लिए संघर्ष करता है और नागरिक घरेलू बाजार में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए संघर्ष करते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लद्दाख में जन्म के समय सबसे ज्यादा लिंग अनुपात। प्रासंगिकता: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। समाचार 2020 नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख ने 2020 में देश में जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात दर्ज किया है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय लिंग अनुपात 880 से कम दर्ज नहीं किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लिंग अनुपात पर अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने 2019 में भी उक्त डेटा उपलब्ध नहीं कराया था। जन्म के समय लिंग अनुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। महत्व: पंजीकृत घटनाओं के जन्म के समय लिंग अनुपात उनके जीवन की शुरुआत में जनसंख्या के लिंग अंतर को मैप करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है। जन्म के समय लिंग अनुपात की गणना वर्ष 2020 के लिए 1 वर्ष से अधिक के विलंबित पंजीकरण को घटाकर की गई है। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। 2020 में दर्ज की गई अब तक का उच्चतम मौतों में से 45% के लिए कोई चिकित्सा देखभाल नहीं। न्यू डेटा CRS में मृत्यु डेटा और वे भारत के कोविड टोल की कहानी क्यों नहीं बताते हैं। मृतकों की गणना की गई है। प्रासंगिकता: सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे। समाचार: पंजीकृत मौतों की संख्या 2019 में 76.4 लाख से बढ़कर 2020 में 81.2 लाख हो गई है और कुल पंजीकृत मौतों में से पुरुषों और महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 60.2% और 39.8% है। 2020 के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े पर एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिली जानकारी के आधार पर कुल पंजीकृत मौतों में संस्थागत मौतों की हिस्सेदारी 28% है। WHO का अनुमान: विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी की अवधि के दौरान दुनिया भर में कोविड मौतों का एक अनुमान जारी करने के लिए तैयार है और भारत में अधिक मौतों का संकेत देता है। भारत सरकार ने इसका जवाब देते हुए पहले कहा कि उसे अपनाई गई प्रणाली पर केंद्रित रिपोर्ट पर आपत्ति है। अनिवार्य पंजीकरण: इस प्रणाली के माध्यम से एकत्र और जारी की गई संख्या महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्म, मृत्यु, मृत जन्म की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग से आई है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है। बेशक रिपोर्ट की गई सभी मौतें कोविड-19 मौत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से कोविड-19 मौतों के आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्र और जारी किया गया है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण क्यों बढ़ रहे हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। अधिक जागरूकता है और एक कानूनी जनादेश है। आधार, बैंक खातों की संख्या में वृद्धि और इनसे जुड़े सरकारी सेवाओं के नेटवर्क प्रोत्साहन प्रदान करते हैं और कभी-कभी लोगों के लिए जन्म और मृत्यु को पंजीकरण कराना आवश्यक बनाते हैं। अब जबकि 92 वर्ष से अधिक जन्म और मृत्यु पंजीकृत हैं, पिछले 3 वर्षों में जिस तरह की वृद्धि देखी गई थी, उसमें साल दर साल तेज वृद्धि की गुंजाइश सीमित है। हालांकि राज्य स्तर पर अभी भी बड़े पैमाने पर सुधार की गुंजाइश है। उदाहरण के लिए बिहार और यूपी में 2019 में सभी अनुमानित मौतों में से केवल 52% और
63% ही दर्ज की गई। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। मोदी ने नॉर्डिक नेताओं के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। प्रासंगिकता। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े समझौते या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समाचार। भारतीय प्रधानमंत्री ने डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन ने स्टॉकहोम में 2018 में आयोजित प्रथम नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद से भारत नॉर्डिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया। भारत के उद्देश्य। प्रधानमंत्री ने नॉर्डिक कंपनियों को विशेष रूप से भारत की सागरमाला परियोजना में ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। अंटार्कटिक क्षेत्र में नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत की साझेदारी पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्कटिक नीति आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के विस्तार के लिए एक अच्छा ढांचा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश करने के लिए नॉर्डिक देशों के संप्रभु धन कोष को भी आमंत्रित किया। नॉर्डिक देशों के लिए प्रतिक्रिया। नॉर्डिक देशों ने एक सुधारित और विस्तारित सुरक्षा परिषद की भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। भारत और नॉर्डिक देश 2024 तक काम पूरा करने की महत्वाकांक्षा के साथ प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर बातचीत करने के लिए UNEA 5.2 में ऐतिहासिक निर्णय का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अमेरिका फेड ने जून में बैलेंस शीट में कटौती शुरू करने के लिए दरों को आधा अंक बढ़ाया। प्रासंगिकता। भारत के हितों, भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव। समाचार। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने अपने लक्षित संघीय निधि को 0.75% और 1% के बीच एक गैर सरकारी निर्णय के रूप में निर्धारित किया है, जिसके बाद शायद समान परिणाम की उधार लागत में और वृद्धि होने की संभावना है। इस साल के पहले 3 महीनों में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के बावजूद घरेलू खर्च और व्यापार निश्चित निवेश मजबूत बना हुआ है। नौकरी का लाभ मजबूत रहा है। दर निर्धारित करने वाली फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महंगाई के अलार्म के बीच 40 BPS की दर से RBI हैरान। अपरिहार्य वृद्धि, ऑफ साइकिल चाल, अधिक आक्रामक दर वृद्धि के संकेत। RBI ने मुद्रास्फीति के कैसे चूक की को कई बढ़ोतरी में से पहला। RBI से एक झटका। समाचार। RBI ने मुद्रास्फीति का हवाला देते हुए रेपो रेट को 40 अंक BPS बढ़ाकर 4.4% कर दिया है, जो विश्व स्तर पर खतरनाक रूप से बढ़ रही है और तेजी से फैल रही है। रेपो रेट में बढ़ोतरी अगस्त 2018 के बाद पहली बार हुई। मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण। यूक्रेन रूस युद्ध और रूस पर प्रतिबंध, इसके परिणामस्वरूप कमोडिटी और वित्तीय बाजारों में कमी और अस्थिरता। गेहूं, खाद्य तेल, कच्चा तेल और कोयला सहित आपूर्ति अव्यवस्था। लगातार और फैलता हुआ मुद्रास्फीतिकारी दबाव। IMF ने हाल ही में इस बात पर प्रकाश डाला है कि युद्ध 2022 में वैश्विक विकास को धीमा कर देगा और मुद्रास्फीति को 2.6% अंक से उत्पन्न अर्थव्यवस्थाओं में 5.7% और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 2.8% अंक तक बढ़ा देगा। RBI की नीति में बदलाव। RBI अपने उदार रुख से पीछे हट रहा है। संशोधित दरें। रेपो दर 4.40%, नगद आरक्षित अनुपात CRR 4.5%, स्थायी जमा सुविधा STF दर 4.15%, सीमांत स्थायी सुविधा MSF 4.65%, बैंक दर 4.65%।
निरंतर उच्च मुद्रास्फीति बचत, निवेश, प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादन वृद्धि को प्रभावित करती है। भारतीय परिवारों की धारणा और मुद्रास्फीति की उम्मीदें 2 साल से अधिक समय से आरबीआई की 6% की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से काफी ऊपर चल रही हैं। मूल्य स्थिरता को स्थिर करने में विफल रहने की आर्थिक लागत संभावित रूप से कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता से सापेक्ष कमी की तुलना में विकास के लिए कहीं अधिक हानिकारक हो सकती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बजाय विकास को बढ़ावा देने के आरबीआई के दृष्टिकोण ने इसे संक्रमणकालीन मानते हुए अर्थव्यवस्था में सबसे गरीब को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। अमेरिका फेडरल रिजर्व के नीति सामान्यीकरण के मार्ग पर चलने के साथ पूंजी प्रवाह में अस्थिरता की संभावनाएं विनिमय दर पर दबाव बढ़ा रही हैं और परिणाम स्वरूप आयातित मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ा रही हैं। आने वाले महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति के ऊंचे स्तर पर रहने की संभावना है, जो घरेलू ऊंची कीमतों और आवश्यक दवाओं की कीमतों के दबाव को दर्शाती है। उद्देश्य: हालिया वैश्विक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के लिए उचित और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अर्थव्यवस्था पर आपूर्ति पक्ष के झटकों के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और लंबी अवधि की मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूती से रखा गया है। महत्व: गैर नीतिगत प्रेरित तरलता अंतर्वाह हाल ही में प्रभावित हुआ है। पोर्टफोलियो पूंजी का बाहिर्वाह है और सरकारी उधार कार्यक्रम के विशाल आकार को देखते हुए आरबीआई को भी कुछ माध्यमों से बाजार का समर्थन करने की आवश्यकता है। सीआरआर 87,000 करोड़ रुपए के माध्यम से बैंक के भंडार को जब्त करने से केंद्रीय बैंक को बैंकों से बॉन्ड की खुले बाजार में खरीद करने के लिए कुछ जगह मिल सकती है और इस प्रकार सहवर्ती तरलता को इंजेक्ट किया जा सकता है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर विवश आर्थिक संसाधनों और जनसंख्या के असमान अनुपात से दोहरी मार पड़ी है। इस प्रकार आरबीआई द्वारा फीड के फैसले से पहले दरों में बढ़ोतरी को आगे बढ़ाने का निर्णय फिर से पूंजी के बाहिर्वाह को रोकने का प्रयास है। चिंता: पेट्रोल और डीजल पर करों की एक अंशांकित कमी के संदर्भ में आपूर्ति पक्ष लागत दबाव को कम करने का उपाय का अर्थ यह होगा कि दरों में वृद्धि के बाद भी मुद्रास्फीति कुछ समय के लिए उच्च बन रह सकती है। चूंकि खुदरा ऋणों को त्रैमासिक रीसेट क्लॉज के साथ बाहरी दर ज्यादातर आरबीआई के रेपो दर के लिए बेंचमार्क किया गया है, 35-40 बीपीएस की सीमा में वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी। निष्कर्ष: सीमा का उल्लंघन आरबीआई को कीमतों पर लगाम लगाने में अपनी विफलता के कारणों की व्याख्या करने और उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए सरकार से अनुरोध करने के लिए मजबूर करेगा। मुद्रास्फीति को लगातार कम करके आंकने से केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमान क्षमताओं पर भी सवाल उठेंगे और इसकी विश्वसनीयता कम होगी। महामारी के माध्यम से आरबीआई ने गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व ने संकट से निपटने में विश्वास जताया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। भोजन के लिए स्टार रेटिंग खरीदारों को गुमराह कर सकती है। चेतावनी लेवल स्टार रेटिंग नहीं, पैकेज फूड के खपत पैटर्न को बदल सकते हैं। प्रासंगिकता: भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग कार्य क्षेत्र और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। समाचार: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को चीनी, नमक और वसा में उच्च पैकेज वाले खाद्य पदार्थों को खरीदने से हतोत्साहित करने के लिए फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग को लागू करने के लिए तैयार किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ऐसा करने के तरीके पर देश के शीर्ष खाद्य मानक नियामक से असहमत हैं। स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली एफएसएसएआई ने एक स्वास्थ्य स्टार रेटिंग प्रणाली को लागू करने का प्रस्ताव दिया है, जहां स्वास्थ्य विकल्पों को उनकी ऊर्जा दक्षता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार रेटिंग
के समान उच्च स्टार रेटिंग प्राप्त होती है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि एक चेतावनी लेबल जहां नमक, चीनी, वसा और विभिन्न परिरक्षकों में उच्च खाद्य पैक के सामने एक प्रतीक प्रदर्शित होता है, उन्हें आईआईएम सर्वेक्षण के अनुसार दूसरा सबसे अच्छा पाया है। विशेषज्ञों ने स्टार रेटिंग सिस्टम को सर्वश्रेष्ठ के रूप में रैंकिंग के लिए किए गए सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाया है। आइए हम बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। दशक के उच्चतम स्तर पर स्टेट्स ऑफ बैलेंस शीट उधारी। प्रासंगिकता, भारतीय अर्थव्यवस्था। समाचार, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार राज्यों ने वित्त वर्ष 2022 में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऑफ बैलेंस शीट उधार लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे छिपे हुए ऋणों में जीएसडीपी के 4.5% की वृद्धि हुई है। ये उधार राज्यों के स्वामित्व वाली संस्थाओं द्वारा उठाए गए हैं, जो ऋण की गारंटी भी देते हैं। राज्यों के राजस्व का लगभग 4 से 5% इस वित्तीय वर्ष में इस तरह की गारंटी दायित्व को पूरा करने के लिए जाएगा। आंशिक रूप से पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता को कम करता है। इन दो कारणों से उनका राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4% के करीब पहुंच गया है, जो पिछले दशक में पहले देखे गए 2 से 3% के ऐतिहासिक स्तर से काफी ऊपर है। आज के समाचार यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।